अल्काट्राज जेल, जहां से भाग निकलना कोई आम बात नहीं थी। ये जेल सैन फ्रांसिस्को के पास पैसिफिक ओशन में स्थित थी। इस जेल में दुनिया भर से खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था और इसमें सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़्यादा कठिन थे। 1962 में 3 प्रिजनर्स फ्रैंक मॉरिस, क्लियरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन ने यहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने सेल्स से भाग निकलने के लिए एक छोटा टनल बनाया जो जेल के दीवार के नीचे से निकलता था। इस टनल को बनाने में उन्होंने जेल के डेली रूटीन और गार्ड्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। 11 जून 1962 को रात के अंधेरे में ये तीनों प्रिजनर्स अपने पुतले को बेड पर रखकर टनल से जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते वो उस जेल से भाग भी जाते हैं। लेकिन जब जेल के अथॉरिटीज़ ने उन्हें सुबह की चेकिंग के दौरान मिसिंग पाया तो उनका पता चल गया कि ये तीनों प्रिजनर्स भाग चुके हैं। जेल अथॉरिटीज़ ने तुरंत FBI और दूसरे एजेंसीज को इन्फॉर्म किया और तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाई गई। लेकिन कई सप्ताह बीतने के बाद भी कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया कि आखिर ये लोग कहाँ भागे हैं, और भागे हैं तो ये जिंदा भी हैं या मर गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रिजनर से सफलता से भाग निकलकर किसी दूसरे देश में जाकर छुप गए, जबकि दूसरों का कहना है कि उन्होंने पैसिफिक ओशन में डूबकर मौत पाई। लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है कि इनके साथ क्या हुआ। अल्काट्राज से भाग निकलना एक बहुत बड़ी बात थी। आज के इस वीडियो में कुछ इसी प्रकार की 15 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। ये बात 1986 की है। जेन मैरी प्रिचार्ड एक 28 साल की यंग और पैशनेट बॉटनिस्ट थी। उसका रिसर्च प्रोजेक्ट उसकी ज़िंदगी का मिशन बन गया था। जेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर से अपनी मास्टर्स डिग्री की थी और अब वो अपनी PhD पर काम कर रही थी। उसकी रिसर्च वाइट क्ले क्रीक स्टेट पार्क में चल रही थी, जो डेलावेयर का एक हसीन और घना पार्क है। ये पार्क अपने हरे भरे होने के कारण और अलग अलग प्रकार के प्लांट होने के कारण मशहूर था और जेन को ये जगह अपनी रिसर्च के लिए परफेक्ट लगती थी। जेन का डेली रूटीन कुछ ऐसा था कि वो सुबह उठती, अपने इक्विपमेंट और नोटबुक्स को पैक करती और अपने रिसर्च साइट पर चली जाती। उसे अपनी स्टडीज़ में घुसे रहना और न्यू स्पीसीज और प्लांट को डिस्कवर करना अपना जुनून बना लिया था। उसका दिन अक्सर पेड़ पौधों को एग्जामिन करके और सैंपल कलेक्ट करके गुजरता था। एक दिन सितंबर के महीने में जब मौसम थोड़ा कूल और ब्रीजी था, जेन अपने हमेशा के टाइम पर पार्क पहुंची। उसने अपनी कार को पार्किंग लॉट में पार्क किया और अपने इक्विपमेंट लेकर ट्रायल पर चल पड़ी। वो पार्क में काफ़ी अंदर तक चली गई, जहाँ काफ़ी कम लोग आते थे। उस जगह की शांति और सुकून उससे काम कराने में मदद करती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। दोपहर बीतने के बाद भी जेन वापस नहीं आई। उसके फ्रेंड्स ने सोचा कि शायद वो अपनी रिसर्च में इतनी मगन हो गई कि टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन जब शाम ढल गई और जेन का कुछ पता नहीं चला, तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने पार्क के हर कोने को छान मारा, लेकिन पहले कुछ हाथ नहीं आया। फिर 1 घंटे की तलाश के बाद एक डेंस फॉरेस्ट एरिया में उन्हें जेन की बॉडी मिली। उसे गोली मारी गई थी और वो वहीं ज़मीन पर पड़ी थी, अपने रिसर्च नोटबुक्स और इक्विपमेंट के साथ। ये न्यूज़ सबके लिए शॉकिंग थी। ये यंग साइंटिस्ट जो अपनी रिसर्च कर रही थी को किसी ने क्यों मारा? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हर एंगल से केस को देखा, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल पाई। न मर्डर वेपन मिला, ना ही कोई क्रेडिबल विटनेस। हर कोई ये सोचता रह गया कि जेन की ज़िंदगी क्यों इतनी ब्रूटल तरीके से छीन ली गई। जेन मैरी प्रिचार्ड का मर्डर आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। न्यू हेवन ग्रीन कनेक्टिकट की एक बहुत ही पुरानी और मशहूर जगह है। आज ये जगह लोगों के लिए पिकनिक मनाने, आराम करने और फेस्टिवल्स मनाने के लिए एक हब बन चुकी है। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर गया। एक दिन जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहाँ पर कुछ नई जगह बनाने का काम कर रहे थे, तब उन्होंने ज़मीन में कुछ अजीब सा देखा। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज़मीन खोदते वक्त ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मिलना
आम बात है, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा गहरा खोदना शुरू किया तो उनको कुछ पुरानी हड्डियां मिली। इस सब से वर्कर हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत इस बारे में अथॉरिटीज को बताया। जब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को बुलाया गया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये पता चला कि ये सिर्फ एक या दो हड्डियां नहीं थी, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी हड्डियां थी। सोचो तुम जिस जगह हर दिन आते हो, घंटों तक घूमते हो, वहाँ जमीन के नीचे कई सालों पुरानी कब्रें हैं। ये कब्रें 1700 और 1800 के दौरान की थी, जब न्यू हेवन अपने शुरुआती दिनों में था। उस वक्त न्यू हेवन में एक प्रॉपर सिमेट्री नहीं थी, इसलिए लोग अपने प्यारों को यहाँ दफनाते थे। ये पता चलने पर हिस्टोरियंस ने रिसर्च की और ये देखा कि ये जगह पहले से ही न्यू हेवन के फाउंडर्स ने इस्टेब्लिश की थी और ये एक कॉमन बरियल ग्राउंड बन गया था। धीरे धीरे जैसे न्यू हेवन एक्सपेंड होता गया, ये जगह लोगों के दिल और दिमाग से उतर गई और एक आम पार्क बन गया। इस पूरी कहानी को सोच कर देखो, एक तरफ तो ये जगह न्यू हेवन के लोगों के लिए एक पीसफुल और रिक्रिएशनल एरिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने अंदर पूरी एक इतिहास को समाये हुए है। ये बात 1951 की है। फ्लोरिडा के पीटर्सबर्ग में एक 67 ईयर ओल्ड महिला मैरी रीजर अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। मैरी एक प्यारी और सिंपल इंसान थी जो अक्सर अपने पड़ोसियों से मिलती जुलती रहती थी। उसकी हालत ठीक ठाक थी और वो अपने दिन में रूटीन टास्क को शांति से पूरा करती थी। 1 जुलाई की शाम थी। मैरी अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। उस दिन वो थोड़ा थकी हुई लग रही थी क्योंकि फ्लोरिडा का मौसम गर्मी भरा था। उसने अपनी लैंडलेडी पैंसी कारपेंटर से कहा था कि वो कुछ स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाएगी। मैरी अक्सर सिगरेट भी पिया करती थी, जो उसका एक रूटीन था। अगले दिन 2 जुलाई की सुबह हुई और पैंसी कारपेंटर को कुछ अजीब सा लगा। जब उसने मैरी के अपार्टमेंट के दरवाजे को हाथ लगाया तो वो काफ़ी गर्म था। पैंसी को लगा कुछ गलत है। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। जो दृश्य उसने देखा वो हर किसी को हिला देने वाला था। मैरी रीसर का जला हुआ बॉडी उसकी चेयर के पास पड़ा हुआ था। सिर्फ उसकी चेयर और उसकी बॉडी ही जली हुई थी, बाकी अपार्टमेंट में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। पैंसी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने आकर सीन को एग्जामिन किया। उन्होंने देखा कि मैरी की बॉडी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जल चुकी है। सिर्फ उसका पैर और कुछ हड्डियां ही बची हुई थी। इतनी ज़्यादा आग लगने के बाद भी अपार्टमेंट के बाकी हिस्से में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फायर डिपार्टमेंट ने एनालिसिस किया, लेकिन उन्हें कोई भी आग जलाने का सोर्स नहीं मिला। मैरी की बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी थी जो साइंटिफिकली काफ़ी अनयूजुअल था। नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी को इस लेवल पर जलाने के लिए 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो नॉर्मल घर में इतना टेम्परेचर ला पाना बहुत मुश्किल था। एक थ्योरी ये भी बताई गई कि शायद मैरी ने सिगरेट पी थी और स्लीपिंग पिल की वजह से अनकॉन्शियस हो गई, जिससे अचानक फायर स्टार्ट हो गई। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि बॉडी इतनी पूरी तरह कैसे जल गई और बाकी चीज़ें क्यों नहीं जली। अरकानसस का एक छोटा सा टाउन गुरडॉन अपनी एक अजीब और हैरत अंगेज घटना के लिए मशहूर है, जिसे गुरडॉन लाइट कहते हैं। ये कहानी 1930 के दौरान की है, लेकिन आज तक लोग इस रोशनी को देखते हैं और इसके पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं। गुरडॉन का टाउन पुराने रेलवे ट्रैक के पास बसा हुआ है। रेलवे लाइन यहाँ के लोगों के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। उस वक्त विलियम मैकलिन नाम का एक रेलवे वर्कर अपना काम वहीं पर करता था। विलियम अपने काम में माहिर था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक डरावना मोड़ आ गया। कहानी ये है कि विलियम का झगड़ा उसके एक साथी के साथ हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस साथी ने विलियम पर अटैक कर दिया। उसने विलियम के सर पर चोट मारी, जिससे विलियम की तुरंत मौत हो गई। ये घटना इतनी डरावनी थी कि पूरे टाउन में अफवाह फैल गई। कुछ ही दिन बाद लोगों ने नोटिस किया कि रात के समय रेलवे ट्रैक के आसपास एक अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। पहली बार एक रेलवे वर्कर ने ये लाइट देखी थी और उसने बताया कि ये रोशनी
विलियम की हेडलैम्प जैसी थी। ये रोशनी कभी वाइट, कभी ब्लू और कभी ऑरेंज रंग की होती थी और बिना किसी फिक्स्ड पैटर्न से बदलती रहती थी। इस रोशनी को देखने के लिए लोकल लोग और दूर दूर से लोग भी आने लगे। हर रात कुछ लोग रेलवे ट्रैक के आसपास इस अनसुलझी लाइट को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये विलियम मैकलिन की आत्मा है जो अपनी हत्या का बदला लेने के लिए वापस आई है। कई लोगों ने यह भी कहा कि इस रोशनी के पास जाने से एक कोल्ड फीलिंग आती है, जैसे कोई आत्मा वहां मौजूद हो। लेकिन इस लाइट का सच क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। सितंबर 1982, जब अलास्का का क्रैग शहर अपने हर दिन की तरह बिजी था। फिशिंग सीजन चल रहा था और फिशरमैन अपनी बिजी रूटीन में थे। ये छोटा सा शहर अपने फिशिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था और यहीं पे एक लग्जरी फिशिंग बोट द इन्वेस्टर अपने क्रू के साथ लदी हुई थी। द इन्वेस्टर के ऑनर मार्क कॉल्ट्रस्ट अपने परिवार के साथ उस बोट पर थे। मार्क एक 28 साल का एनर्जेटिक फिशरमैन था जो अपनी पत्नी आयरिन, उनकी 5 साल की बेटी किम्बरली और 4 साल का बेटा जॉन के साथ बोट पर सफर कर रहा था। बोट पर उनके साथ 3 क्रू मेंबर भी थे, माइक स्टीवर्ट, क्रिस हीमैन और जेरोम गियोन। क्रैग शहर के लोग इस नई, बड़ी और इम्प्रेसिव बोट को देखकर काफी प्रभावित थे। ये बोट लग्जरी और मॉडर्न तरीके से भरी हुई थी जो उस समय के फिशिंग बोट से कुछ अलग थी। मार्क ने ये बोट खुद डिजाइन की थी और उस पर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया था। 6 सितंबर को मार्क ने अपनी टीम के साथ फिशिंग ट्रिप कंप्लीट की और क्रैग के डॉक पर वापस आए। उस रात को मार्क ने अपने क्रू और कुछ लोकल लोगों को अपनी बोट पर डिनर के लिए बुलाया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और लोग मजे कर रहे थे। लेकिन 7 सितंबर की सुबह चीजें बदल गईं। सुबह के वक्त कुछ लोगों ने देखा कि द इन्वेस्टर से कुछ अलग सा हो रहा है। बोट के पास से धुआं उठता दिखा जो उन लोगों को बड़ा ही अजीब लगा। जब लोग बोट के पास गए तो देखा कि बोट आग के शोले में लपटी हुई है। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग इतनी तेज थी कि बोट पूरा जल गया। जब आग बुझी तो उन्होंने बोट के अंदर कुछ जली हुई बॉडीज देखी। इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि सभी को गोली मारी गई थी। मार्क, इरीन, उनके बच्चे और क्रू मेंबर सबके सब मार दिए गए थे। ये सब सुन के सब शॉक में थे। एक शांति से भरे शहर में इतना बड़ा मर्डर कैसे हो गया, ये सब सोचकर लोगों को डर लगने लगा। विटनेस ने बताया कि उन्होंने एक अजनबी को बोट के आसपास देखा था लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाए और तब से ही द इन्वेस्टर मर्डर केस एक मिस्ट्री ही बना हुआ है।